अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 107 कैफ 6 का स्टार्ट करते हैं जी। पार्ट 1 है और इंशाल्लाह आज हम कहानी ख़त्म कर देंगे। प्लान में मेरे ये है कि कोई 40 मिनट्स इस पे लगा दें ज़रा। इसके MCQs आपको करवाने हैं। भाई आप कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग पढ़ने आए हो? खैर से हैं? कितने दिनों बाद? अच्छा चलो, एक छुट्टी हुई जिस वजह से शायद आप साथ मिल गए हैं। तो कल वाला लेक्चर लिया? कल वाला लेक्चर लिया और परसों वाला लिया था जी। 45 मिनट्स मैंने अर्ज़ किया, मेरा दिल है सस्टेनेबिलिटी पे ज़रा और लगा लें, ठीक है। जस्ट थोड़ा सा आइडिया दे दें आपको। इसमें हम कुछ डिस्कशन करके पूरे चैप्टर को ज़रा एक नज़र देख के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है जी। उसके बाद फिर एग्जाम्पल 2 से 26 जो है, इनके जो सॉल्यूशंस हैं वो इतने मज़े के नहीं हैं। आई कैप ने बस डाले हुए हैं सॉल्यूशंस, ठीक है। तो ऐसे तो फिर काम नहीं ना चलता जी। आपको उसके लिए फिर ये क्या हो गया यार, अच्छा उसके लिए जी आपको फिर सॉल्यूशंस होपफुली आज रात तक जब आप क्लासेस एंड करके जा रहे होंगे आपको ये सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, ठीक है। उन सॉल्यूशंस में जो सॉल्यूशन दिए गए होंगे वो आज की जो हैंडआउट आपको दिया है इसकी डिस्कशन करके ना इसके हिसाब से सॉल्यूशंस बने होंगे। ज़रा लॉजिकली थोड़ी सी बात समझ आ रही होगी, ठीक है। अब डर है ना कहीं ऐसे 2 4 5 नंबर का पूछ ना ले लिखने के लिए, तो थोड़ा सा आइडिया हो, मिलती जुलती बातें हैं लिखने के लिए लेकिन एक तरतीब सामने आ जाए, ठीक है। उसके बाद फिर आपको बताना है कि 347 नंबर सफ़े के बाद जो है वो पूरे चैप्टर की समरी है, बेसिकली वो स्टार्ट है, ठीक है। जो सारा कुछ पढ़ना है वो सामने आ रहा होता है और फिर हमने साथ साथ रेफ़र करने हैं। तो ये आपका प्लान है आज का। बेसिकली तो MCQs ही करने हैं, लेकिन थोड़ी सी बात चूँकि पहले आपको समझा कर लानी है और थोड़ा टॉपिक एक दफ़ा हल्का फुल्का रिवाइज़ करना है। थोड़ा हैवी लेक्चर है असर तक 50 मिनट्स तक इंशाल्लाह होपफुली इसको कंक्लूड करके असर पढ़ेंगे। फिर असर के बाद मैंने आपको रिसेंट टाइम के 1-2 सवाल आपके बकौल कराने हैं, तो वो करा के फिर अल्लाह हाफिज़ कर दूँगा, ठीक है। क्या क्या कहा इसने यार? वो आज सब कुछ बंद है, अगर कोई मूड है तो पहले प्लान कर लेते हैं इसको फिर। यार ये दोबारा से बंद हो गया है। चलो अल्लाह करे खुलता रहे साथ साथ। अच्छा जी, अब सबसे पहले ना जी ESG क्या था, कुछ याद है? एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस। चलो एनवायरनमेंट, अच्छा। और उसके बाद जो मेन बात थी, याद हो अगर आपको, तो मेन बात क्या थी? मेन बात डिस्क्लोजर देने हैं यहाँ पे, तो उसने ये बात की थी। स्टैंडर्ड यहाँ से शुरू होता था, बेनिफिट्स रोल्स वगैरह के बाद ये, अगर ये यहाँ से शुरू हो जाए तो स्टैंडर्ड यहाँ से शुरू होता था, जिसमें सारे स्टैंडर्ड के अंदर बात सारी यही चल रही है, रिस्क बताओ और अपॉर्चुनिटीज बताओ, ठीक है। रिस्क क्या है? जैसे मैंने मिसाल दी थी, रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि जी CO2 बहुत ज़्यादा ओमिट कर रहे हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी ये है कि ग्रीन एनर्जी पे चले जाएं, एनवायरनमेंट का भी फायदा है और उसको फिर फाइनेंशियल के साथ जोड़ रहे होंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली रिस्क डिस्क्लोज क्या करना है जी? रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज दैट आर यूजफुल टू द प्राइमरी यूजर्स ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्ट्स इन मेकिंग डिसीजंस रिलेटिंग टू प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज टू एंटिटी, ताकि वो उनको रिसोर्सेज दे सकें। अब दिस मीन्स द एंटिटी मस्ट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क्स एंड अपॉर्चुनिटीज दैट कुड रीजनेबली अफेक्ट द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स। तो ये सारी बातें करते हैं। ज़रा 1 मिनट के लिए मैं थोड़ा सा आपको ऐसे ही ज़रा रिवाइज कराऊँ अगर, तो एक तो ये बड़ा मसला है नए वाले वन नोट में, बहरहाल चल गया, शुक्र है। एनवायरनमेंट जी, एनवायरनमेंट रिस्क्स बताएं ज़रा थोड़े से मुझे। एनवायरनमेंट में क्या रिस्क हो सकता है? आपने CO2 प्रोड्यूस की, रिस्क है? बोलो। अच्छा, मिसाल के तौर पे वेस्ट, केमिकल वेस्ट, केमिकल फैक्ट्री लगी हुई है और वो केमिकल वेस्ट जो है वो ज़मीन में दबा रहे हैं या पानी में बहा रहे हैं, दिस इज रिस्क।
फिर मतलब आप टेक्सटाइल यूनिट के अंदर बहुत पानी ज़ाया करते हैं लोग, तो क्या वाटर वेस्टेज है। या आप हाँ, या आप मिसाल के तौर पे ऐसे ही बस माले मुफ्त दिले पे रहम समझ के बिजली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, हालांकि कंपनी तो चलो कॉस्ट पे कर रही है, तो कंपनी भी ध्यान से इसको इस्तेमाल करे, क्योंकि जितनी बिजली ज़्यादा खर्च होगी उतनी ज़्यादा बनानी पड़ रही होगी। अब एनर्जी बन रही है ज़्यादातर कोल और फ्यूल से, तो जो कोल और फ्यूल से बिजली बन रही है उसका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे। साथ साथ अपॉर्चुनिटी भी है। अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी क्या है? दूसरी तरफ अगर हम आए तो अपॉर्चुनिटी क्या है? रिसाइकलिंग की तरफ आए। अपॉर्चुनिटी क्या है? जो आपने कहा पेपर वाली बात, उसमें अपॉर्चुनिटी क्या है? रिसाइकलिंग की तरफ आए। अब चीज़ बनाई ही ऐसी कि रिसाइकल हो जाए, रिसाइकल होगी तो अभी कॉस्ट भी बचेगी। थोड़ा सा इधर हो जाए, बच्चे काटने ना, ज़रा कैमरे के सामने आ जाओ, ऑनलाइन वाले भी तो हैं। अच्छा, उसके बाद ऐसे जो मैंने मिसाल दी, वाटर वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, ये क्या है? रिस्क है। मिसाल के तौर पे एनर्जी एक्सेस यूज़ कर रहे हैं, क्या है? रिस्क है। अब वही बात, एनर्जी ज़्यादा यूज़ हो रही है तो ज़्यादा प्रोड्यूस करनी पड़ रही है, तो उसकी वजह से आपको इफेक्ट पड़ रहा है आपके एनवायरनमेंट पे। और दूसरा अपॉर्चुनिटी क्या है? आप ग्रीन एनर्जी पे आ जाएं, इससे कॉस्ट भी सेव होगी। लेकिन दोनों चीज़ें होती हैं, कॉस्ट सेव तो होगी फ्यूचर में, लेकिन अभी तो आपको कैपेक्स करना पड़ेगा। ये अब बातें हैं, ठीक है ना। एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस के इश्यूज जो हैं उनमें रिस्क देखो, अपॉर्चुनिटी देखो, और उसको फाइनेंशियल्स के साथ अटैच भी करो। रिस्क क्या है? एनर्जी एक्सेस यूजेज। अपॉर्चुनिटी क्या है? ग्रीन एनर्जी की तरफ, सोलर एनर्जी की तरफ चले जाएं। लेकिन इसकी वजह से क्या होगा? कैपेक्स। अब कैपेक्स होगा, कैश फ्लो होगा, तो ठीक है, फिर प्रॉफिट्स भी बदलेंगे। तो फाइनेंशियल के साथ टच करना है हमने, ठीक है। पढ़ाता हूँ अभी, वही पेज बनाया हुआ है। फिर मिसाल के तौर पे भाई ने कहा कि हम जो है वो डिफॉरेस्टेशन, दरख्त काटते जा रहे हैं, जिस वजह से भी काट रहे हैं, तो ये क्या है? रिस्क है। फिर नॉर्मल वेस्टेज बहुत ज़्यादा है, नॉर्मल वेस्टेज है, ठीक है, वेस्टेज बहुत ज़्यादा करते हैं। आप कोई चीज़ बनाते हैं, ऐसी भी एहतियाती से आप जो है वो उसकी मटेरियल को ज़ाया कर देते हैं, तो ये रिस्क है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा मटेरियल यूज़ होगा तो ज़्यादा जहाँ से वो आ रहा है वो जाहिर सी बात है रिसोर्सेज तो ख़त्म कर रहे हैं ना। अपॉर्चुनिटी क्या है? भाई ट्रेनिंग दें अपने एम्प्लॉयज़ को, ट्रेनिंग। देखो नॉर्मल, कोई सी भी नॉर्मल, मिसाल के तौर पे पैकिंग मटेरियल है, हम जूस बनाते हैं, पैकिंग मटेरियल के डब्बे बनाते हैं, बेहतियाती से काटते हैं, तो पैकिंग मटेरियल भी तो किसी चीज़ का बन ही रहा है, तो अल्टीमेटली नुकसान तो है एनवायरनमेंट में। जो रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं एनवायरनमेंट पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। क्या उसके बाद फिर अपॉर्चुनिटी क्या है? ट्रेन कर लें एम्प्लॉयज़ को, ट्रेन करेंगे तो फ़ायदा को, फाइनेंशियल कॉस्ट भी तो कम हो जाएगी उसी तरह से, ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पे सोशल, जी, तो कॉस्ट इनकर होनी है ना बेटा, कॉस्ट तो पे करनी पड़ती है, बिजनेस कर रहे हो तो कॉस्ट तो पे करनी पड़ेगी ना। ऐसे तो फिर आपको बिजनेस करने के लिए चीज़ें खरीदनी भी पड़ती हैं, कॉस्ट तो इनकर हो रही है, तो बिजनेस करना है तो कॉस्ट इनकर करते हैं। तो यही तो कहा जा रहा है कि सस्टेनेबल रहना है तो सिर्फ अपनी चीज़ें खरीद के ना बेची जाओ, प्रॉफिट कमाओ। सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है, बल्कि सस्टेनेबल होना भी ज़रूरी है, और सस्टेनेबल होने के लिए आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, लेकिन इन द लॉन्ग रन आप फायदे में भी आ जाओगे भाई। कैपेक्स, ये तो कह रहा हूँ, कैपेक्स तो करना पड़ सकता है आपको, अभी पढ़ाता हूँ इंशाल्लाह। सोशल को मिसालें दें, सोशल में एम्प्लॉयज़ थे, एम्प्लॉयज़, रिस्क क्या है? एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड रिस्क क्या है? आप उनको अनफेयर पेज दे रहे हैं, ठीक है जी। आपने सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए हुए, कराची वाले हादसे की तरह हादसा हो जाए, सेफ्टी मेजर्स लें। प्रोडक्शन कंपनीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा सेफ्टी मेजर की वायलेशन हो रही होती हैं, अक्सर नुकसान हो जाता है। आपने मिसाल के तौर पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, रिस्क हैं, ये क्या है? सोशल रिस्क हैं, ओके। अच्छा, मिसाल के तौर पे कस्टमर के एंड से सोचें तो, कस्टमर के एंड से सोचें तो क्या रिस्क है जी? कस्टमर का डेटा। अच्छा, अब ये नॉर्मली सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा होता है, कॉलेज के पास डेटा होगा, हॉस्पिटल के पास डेटा होगा, ठीक है, रिटेलर के पास आपका डेटा होगा, तो जो नॉर्मली मैन्युफैक्चरर के पास नहीं होता, वो चीज़ बनाकर तो आपको बेच नहीं रहा होता नॉर्मली ना, वो आगे रिटेलर, तो इसलिए बहरहाल डेटा प्राइवेसी एक रिस्क है। आपके एम्प्लॉय का बिहेवियर, ये कस्टमर की तरफ अगर सही नहीं है, भाई काम करना करो, नहीं तो भाई लेना ले नहीं तो जाओ यार, नहीं यार,
ठीक है, तो रिस्क तो है बाहर। इसी तरह से मिसाल के तौर पे ओवरऑल कम्युनिटी, पीपल अराउंड यू, पीपल अराउंड आर बिजनेस, ये कैसे इफेक्ट होते हैं। ना वो हमारा एम्प्लॉई है, ना वो हमारा कस्टमर है, लेकिन भाई वो हमारी फैक्ट्री के साथ ही उस बेचारे का घर है, और जितना कोई धुआं हमारी फैक्ट्री छोड़ रही है उसके बच्चे तो हो जाएंगे ना बीमार दो चार दिनों में, ठीक है। पीपल अराउंड अस, ठीक है, कम्युनिटी के ऊपर ओवरऑल क्या असरात पड़ रहे हैं। अच्छा, अब गवर्नेंस जो है ना, इसको आईकैप ने भी, गवर्नेंस को आईकैप ने भी को खास ज़्यादा जिक्र नहीं किया। वो सोशल और एनवायरमेंटल, जब भी वो कहता है ना रिस्क और अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो सोशल एनवायरमेंट को ज़्यादातर बात कर देते हैं। गवर्नेंस क्या है? गवर्नेंस पता क्या है जी? लीडरशिप प्रॉपर होनी चाहिए। रिस्क क्या है? इम्प्रॉपर लीडरशिप। उनको समझाओ, समझ नहीं रहे, भाईजान आप स्मोक फिल्टर लगा लें, और यार की लोड हैगी है, पान कोई गल नहीं हैगी, ठीक है यार कोई नहीं, चलने दो, आपका क्या जाता है, कौन पूछने वाला है जी। तो फिर इम्प्रॉपर लीडरशिप है, तो प्रॉपर लीडरशिप, इम्प्रॉपर लीडरशिप या गवर्नेंस का रिस्क है, ठीक है। या मिसाल के तौर पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है, किसी भी लेवल पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो ये क्या है जी? तो ये कुछ रिस्क, ठीक है जी। अच्छा, अब एक छोटा सा मैं आपको डिस्क्लोजर बना हुआ दिखाने लगा हूं, इन नोट्स के अंदर डाला हुआ है, ठीक है। ये डिस्क्लोजर देखिएगा, यार नहीं डाला, लगता है आगे पीछे हो गया। चलो मैं मिसाल के तौर बताता हूं जी कि हमने, अब हम एक कंपनी है, ठीक है, और हमने डिस्क्लोजर देना है जी। तो डिस्क्लोजर हमने दिया जी, मिसाल के तौर पे हमने टोटल वाटर विदड्रॉ किया, ठीक है जी। तो हमने टोटल वाटर, ये आइटम है, ठीक है जी, आइटम क्या है? टोटल वाटर विदड्रॉल, मिसाल के तौर पर डिस्क्लोजर इस टाइप का हो सकता है, ठीक है जी, ठीक है। व्हाट वी मेजर्ड, हमने क्या मेजर किया जी? हमने क्या मेजर किया जी? बोलो जी, बिल्कुल। हाउ मच वाटर वी टुक फ्रॉम द ग्राउंड, हाउ मच वाटर वी टुक फ्रॉम द ग्राउंड। अच्छा, अब दिस ईयर कंपैरेटिव देना है ना जी। मिसाल के तौर पे 500,000 लीटर्स, ठीक है जी। प्रीवियस ईयर जी मसलन 600,000 लीटर्स। अब हमने क्या बताया जी डिस्क्लोजर देते हुए कि हमने जी वाटर को जो है वो यूजेज को बेहतर बनाया। अच्छा, अब ये फाइनेंशियल कैसे है? ये जो जोड़ना है ना, व्हाई इट्स फाइनेंशियल, व्हाई इट इज फाइनेंशियल। तो थोड़ा डिस्क्लोजर को इधर ले आए, लें जी, डिस्क्लोजर बन रहा है, हाँ जी। तो ये मुसीबत है, हाँ जी। व्हाई इट इज फाइनेंशियल, ये फाइनेंशियल कैसे है जी? भाई लेस वाटर तो लेस कॉस्ट, लेस बिल, ठीक है। तो इस तरह से हम जोड़ रहे होंगे, ठीक है। तो डिस्क्लोजर हम बना रहे होंगे, लेकिन ये बातें इस तरह से लिख रहे होंगे। तो 500 लीटर्स हमने मेजर किया कि जी हमने इस साल निकाला है ग्राउंड से, और पिछले साल निकाला था 600,000 लीटर्स। तो फिर ये फाइनेंशियल के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? इनको जोड़ना है फाइनेंशियल के साथ। तो हमने कहा जी लेस वाटर यूज्ड, तो फिर लेस बिल, लोअर बिल। क्या ख्याल है, जुड़ गया फाइनेंशियल के साथ? ये बात समझ आई? अच्छा, मिसाल के तौर पे ये जब दे रहे हैं हम, तो वजह क्या है? एक चीज़ होती है वाटर स्ट्रेस एक्सपोजर, यानी हम हमारी कंपनी जिस जगह काम कर रही है, मतलब हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, तो उनमें से चंद एक फैक्ट्रियां ऐसी हैं जो ऐसे इलाकों के अंदर हैं जहां पर वाटर की शॉर्टेज है। इसको कहते हैं वाटर स्ट्रेस। सिंध के इलाके के अंदर कोई फैक्ट्री लगी हुई है, थार के इलाके के अंदर, ठीक है। तो फिर हमने बताया जी कि कितने परसेंटेज ऑफ फैक्ट्रीज हमारी इन ड्राई एरियाज में, इन ड्राई रीजन, ठीक है जी।
तो मसलन हमने कहा जी 15% ड्राई रीजन में है, पिछले साल 20% थी, शायद हमने मूव किया है कुछ, या किसी जगह को बेहतर कर लिया होगा या वहाँ से मूव किया होगा। नॉर्मली मूव ही करते हैं लोग, जहाँ पे रिस्क आए ना सस्टेनेबिलिटी के लिए मूव भी कर जाते हैं, जहाँ पे क्लाइमेट का मसला है मूव कर जाते हैं, सस्टेनेबिलिटी के लिए लॉन्ग टर्म क्या कर देंगे, मूव कर देंगे। ठीक है, अच्छा अब मूविंग फैक्ट्रीज अवे, मूविंग फैक्ट्रीज अवे फ्रॉम ड्राई एरियाज, मसलन, ठीक है जी, फ्रॉम ड्राई एरियाज। ये मैं सिर्फ आपको ना ये समझा रहा हूँ, फिर सॉल्यूशंस आपको अच्छे वाले आ जाएंगे ज़रा तो बेहतर हो जाएगा। ठीक है, टू रिड्यूस रिस्क, बिल्कुल रीस्ट्रक्चरिंग ही बन जाएगी, कॉस्ट आएगी ना तो वो जुड़ जाएगा ना। मूविंग फैक्ट्रीज अवे फ्रॉम ड्राई एरियाज टू रिड्यूस रिस्क ऑफ क्लोजर, ठीक है जी, और इस पर जो कॉस्ट आएंगी जाहिर सी बात है वो फाइनेंशियल के साथ जुड़ जाएंगी। यहाँ से भी फाइनेंशियल के साथ जुड़ा हुआ है कि रिस्क ऑफ क्लोजर रिड्यूस हो गया, दूसरी तरफ आपको रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट भी पे करनी पड़ सकती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने कहा जी, क्योंकि हमने एक, मैं मिसाल के तौर पे एक ही बात कर रहा हूँ, वाटर को ही पकड़ लिया ना हमने, तो एक कंपनी जिसके साथ ये मसाइल है, ठीक है, तो फिर उसने कहा जी साथ साथ हमने वाटर एफिशिएंसी भी, वाटर एफिशिएंसी क्या मतलब कि लीटर्स ऑफ वाटर जो है वो हम कम यूज़ करेंगे। ठीक है, हाउ वी मयर्ड, व्हाट वी मयर्ड, हमने कहा जी कि हमने लेट्स से लीटर्स ऑफ वाटर यूज़ किया पर रुपी वन ऑफ रेवेन्यू, मसलन क्या बताया जी हमने कहा जी हमने 1 रुपया रेवेन्यू कमाने के लिए कितने लीटर वाटर यूज़ किया, ये हमने वाटर एफिशिएंसी को मेजर करना है। ठीक है ना जी, वो पता ही आपको पिछले साल से बताएंगे ना कंपेयर करके, पर रुपी वन ऑफ रेवेन्यू। तो हमने कहा जी मिसाल के तौर पे इस साल हमने 2.5 लीटर्स पर रुपी यूज़ किया है पानी। बिजनेस ऐसा होगा ना, पानी ज़्यादा यूज़ होता होगा, 1 रुपया कमाने के लिए 2.5 लीटर, पिछले साल हमने 2 लीटर्स पर रुपी, इतना हमने किया था। बेहतरी दिखाई है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी के डिस्क्लोजर्स दे रहे हैं। रिस्क क्या है, रिस्क क्या है जी, रिस्क क्या है, वाटर स्ट्रेस एरिया में, वाटर स्ट्रेस एरिया में, ठीक है जी, एक्सपोजर हमारा क्या है, वाटर स्ट्रेस। ठीक है, तो वाटर विड्रॉल का डिस्क्लोजर दे रहे हैं और वाटर एफिशिएंसी भी बता रहे हैं कि हमने अपनी एफिशिएंसी को भी बेहतर किया है। ठीक है, तो अब वी आर बिकमिंग, क्योंकि देखो ना 1 रुपया कमाने के लिए 3.2 लीटर्स अगर आपने विदड्रॉ किया था तो इसकी कॉस्ट है, इधर 1 रुपया कमाने के लिए आपने 2.5 लीटर किया है तो कॉस्ट क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, तो ये मिलती जुलती बातें हैं। वी आर बिकमिंग मोर प्रॉफिटेबल व्हेन लेस, मोर प्रॉफिटेबल विद लेस रिसोर्सेज, कि हम थोड़े रिसोर्सेज यूज़ करके ज़्यादा प्रॉफिट्स की तरफ जा रही है। मैंने थोड़ी सी आपको एग्जाम्पल्स ही बताई, ठीक है, कि इस तरह से आपको बताना होता है। मसलन कोई एक डिस्क्लोजर ऐसे आ गया, तो हम इस तरह से नहीं बनाएंगे डिस्क्लोजर, बल्कि हम तो आज पढ़ लेते हैं, ठीक है, इसके अंदर किस किस तरह के रिस्क मिसाल के तौर पे होते हैं। ठीक है जी, और तो इसी वैसे पिक्चर ले लें, ऐसे गपशप लगते लगते इतनी बातें हो गई। चलें जी, आप देखें, चलें। अब मिसाल के तौर पे सवाल आएंगे, ठीक है, आपने क्या करना होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट रिस्क्स एंड स्ट्रेटजीज टू मिटिगेट देम। तो बेसिकली तरतीब ये है कि रिस्क आइडेंटिफाई करो, स्ट्रेटजी बनाओ, और फिर बाद में मैट्रिक्स याद करो, ज़रा जाकर देखते हैं। ये पूरा थीम था, ठीक है जी, कि आपने क्या करना है जी, मर्जी से ओपन हो रहा है आज, ये देखें जी,
कोर कंटेंट। गवर्नेंस कैसे, थोड़ी सी बात लिख दें। गवर्नेंस क्या है कि स्ट्रेटजी बनाएं, दैट इज, ठीक है ना जी, कि गवर्नेंस प्रोसेस कंट्रोल प्रोसीजर है द एंटिटी यूजेस टू मॉनिटर एंड मैनेज सस्टेनेबिलिटी रिस्क्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ को मॉनिटर और मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो सुपरवाइजिंग रोल के अंदर आएँ, फिर जो है वो कमेटी बनाएं, फिर मैनेजमेंट को रिस्पॉन्सिबल करें वगैरह वगैरह। ये क्या है, ये स्ट्रेटजी है, ठीक है। गवर्नेंस स्ट्रेटजी क्या हो, ये गवर्नेंस है। ये ऊपर बड़ा डिसीजन हुआ, स्ट्रेटजी बनी, उसके बाद फिर उसको ये ऊपर गवर्नेंस में बड़ा डिसीजन हुआ, उसके बाद उसकी क्या होती है जी, स्ट्रेटजी बनती है। क्या करते हैं जी, अब एंटिटी यूजेस टू अप्रोच, एंटिटी यूजेस टू मैनेज द सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड, वही फिर रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। तो पहले क्या किया जी हमने, ओवरऑल एक जो है वो फैसला किया, उसके बाद फिर उसकी स्ट्रेटजी बनाई, ठीक है, कि स्ट्रेटजी क्या बनानी है, किस तरह से, रिस्क क्या है, उसको किस तरह से हमने मिटिगेट करना है, और फिर इस रिस्क को मैनेज करने की बात करते हैं। तो पहले डिसीजन हुआ, फिर उसकी स्ट्रेटजी बनाई, फिर उसको मैनेज किया, और फिर जब वो हो गया काम तो बाद में मैट्रिक्स किसे कहा था कि जी इतना लगना चाहिए था, सोचा था इतना लगा, ये जो डिफरेंस होता है एंड पे जाके, ठीक है। तो मैट्रिक्स एंड टारगेट्स, ठीक है, कि आप जो है वो अब देखो कि टारगेट क्या था, हम कहाँ पे पहुंचे हैं, जैसे टेबल सा बनाकर दिखा। तो क्या है जी, गवर्नेंस, फैसला हुआ, फिर स्ट्रेटजी बनी, उसके बाद फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो क्या करेंगे, रिस्क मैनेज करने की कोशिश करेंगे, और फिर जब ये कहानी खत्म हो जाए, यानी कि वो वक्त गुजर जाए, 1 साल का अरसा गुजरा, तो फिर उसके बाद मैट्रिक्स और टारगेट्स बना रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इधर आइडेंटिफाई करना है रिस्क को, और फिर देखना है स्ट्रेटजीज को। ये आपको सवालों को सॉल्व करने में, आंसर देने में आपको हेल्प करेगी। बात है एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब इसमें 4 डाली गई हैं एग्जाम्पल्स, इन्वायरमेंटल, रिस्क की और फिर स्ट्रेटजीज की, और 3 डाली गई हैं सोशल की, एक वैसे ज़बरदस्ती करके गवर्नेंस की डाल दी गई है, वो ICAP भी इसकी ज़्यादा बात नहीं करता, ठीक है। तो ये कुछ मिसालें हैं जो आपने अपने सवालों में फिर फिट कर लेनी है। सवाल इस तरह से आएंगे ना, ठीक है, मिसालें अपने सवालों में फिट करनी है। कैसे जी, क्लाइमेट डैमेज हो रहा है। अब कोई भी कंपनी है, जैसे मिसाल के तौर पे कोई जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, क्लाइमेट को डैमेज कैसे करेगी, CO2 प्रोड्यूस करके, ज़्यादा एनर्जी लगा के, ज़्यादा पानी यूज़ करके। कोई मिसाल के तौर पे मीडिया कंपनी है, तो वो कैसे डैमेज करेगी, वो ज़्यादा बिजली को बेदरे का इस्तेमाल करे, वो बिजली को एनवायरमेंट, अल्टीमेटली हर चीज़ एनवायरमेंट में इफेक्ट तो डाल ही रही है, ठीक है। तो कोई भी ऐसी कंपनी जो क्लाइमेट को डैमेज करे किसी भी तरह से, जो कार्बन टैक्स पे करना पड़ रहा है कार्बन एमिशन की वजह से, या रिसोर्सेज स्केयर्स हैं, ये अब क्या हैं, रिस्क हैं, या वेस्ट कॉस्ट हैं, तो ये रिस्क हैं, फिर इनकी स्ट्रेटेजीज हैं। तो ये आपने फिट करना है सवालों के अंदर, कोई से भी आप जो है वो सोच कर जो है वो लगा रहे होंगे। जैसे मिसाल के तौर पर मीडिया कंपनी आए, तो आप कहेंगे रिस्क है कि पानी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं ना करेंगे ऐसे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सोच लीजिए, 3-4 एग्जाम्पल्स हैं कि इस तरह से रिस्क ये है और इसकी स्ट्रेटजी ये होगी। ये सवाल का जवाब देने के लिए हेल्प है। कैसे, फिजिकल हार्म फ्रॉम फ्लड, हीट और स्टॉर्म्स। ओ, क्लाइमेट हमें डैमेज कर रहा है जी, रिस्क है क्या जी, हम जिस इलाके में हैं जी वहाँ पर फ्लड्स बड़े आते हैं। जापान के अंदर कोई इलाका है उसमें अर्थक्वेक्स बड़े आते हैं, ठीक है। अमेरिका में कोई इलाका है वहाँ पे तूफान बड़े आते हैं। सिंध के सिब्बी के अंदर कोई इलाका है वहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा है। तो क्लाइमेट क्या है जी, डैमेज किसी भी तरह से कर रहा है। फिजिकल हार्म फ्रॉम फ्लड, हीट और स्टॉर्म्स। अब इसको ना देखें आगे स्ट्रेटेजी क्या है। एक चीज़ सामने आ गई, रिस्क है, सवाल में इस तरह से बोल देगा कि जी मिसाल के तौर पर इलाके के अंदर हैं वहाँ पे फ्लड बहुत आते हैं, या फ्लड आया है, या फ्लड आने का खतरा है, मिसाल के तौर पर, तो रिस्क है। अब इसको मिटिगेट करने का क्या तरीका है, जगह बदल लें, या मजबूत बिल्डिंग्स बनाएं, अच्छे से चीज़ें बनाएं, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, ठीक है। तो स्ट्रेंथन एसेट्स रेजिलियंस बाय फ्लड, ठीक है, कि एसिड को ऐसे बनाओ कि वो रेजिलियंट हो, फ्लड को बर्दाश्त करे। रेजिलियंस बाय फ्लड प्रोटेक्शन, हीट रेजिस्टेंस, इंश्योरेंस कवरेज, या फिर आपने जो बात की वो एंड वाली बात आपने पहले ही कर दी, रीलोकेटिंग ऑपरेशंस फ्रॉम हाई रिस्क एरिया, रीलोकेट कर दें। तो रीलोकेशन कॉस्ट तो आएगी पर रीलोकेट कर दें। बात समझ आ रही है, ठीक है। इस तरह से मिसाल, अब थोड़ा समझ आ रहा है जवाब कैसे देना होगा। सवाल बना होगा, उससे आपने रिस्क आइडेंटिफाई करना, या दिया होगा उस पर कोई स्ट्रेटजी बता देनी है अपने साथ, ठीक है, क्योंकि हमने पहले से रीडिंग की थी। अच्छा जी, एनवायरमेंटल रिस्क क्या है,
कार्बन टैक्सेस, न्यू लॉ आ गया है जिसकी वजह से पोल्यूशन अब बहुत महंगी हो गई है क्या मतलब, धुआं छोड़ोगे तो ज्यादा टैक्स, जितना ज्यादा धुआं, जितनी ज्यादा बारिश होगी उतना ज्यादा पानी, जितना ज्यादा धुआं जाएगा उतना ज्यादा टैक्स आएगा। रिस्क है जी। क्या? न्यू लॉज मेकिंग इट एक्सपेंसिव टू पोल्यूट। आप पोल्यूशन नहीं कर सकते। आपने स्ट्रेटेजी नहीं देखनी, आपने बतानी है स्ट्रेटेजी। रिस्क देखना है, स्ट्रेटेजी बतानी है। गवर्नेंस की बात नहीं करता आईकैप्स वालों के अंदर खास जी। फिल्टर लगा लें जी, शिफ्ट कर जाएं सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी पे ताकि कार्बन एमिट ही ना हो। फिर इंप्रूव करें एनर्जी एफिशिएंसी को, अच्छी मशीनें लगाएं ताकि बिजली खाएं कम। फिर रिड्यूस करो फ्यूल यूजेज को लोअर एमिशंस के लिए। भाई ने कहा स्मोक फिल्टर लगा दें, लो जी। तो अपने बनाए हुए लिखे हुए सोल्यूशन पाते हैं, ऐड कर लें, कोई मसला नहीं, ठीक है। मसलन अब एनवायरनमेंट सबसे ज़्यादा एग्जांपल्स आ रही हैं। रिसोर्सेज स्केर्सिटी, रनिंग आउट ऑफ वाटर, पेपर, फ्यूल। बिल्कुल, ये इंप्रूव एनर्जी एफिशिएंसी के अंदर ये बात भी आ गई। आप ऐसी चीज़ें बनाएं जिन पे बिजली कम लगे, मिसाल के तौर पे, ठीक है। तो जो मर्जी कहें आप, आपने क्या करना है, आपने एमिशन को कम से कम करना है, वो जैसे मर्जी करें, प्रॉफिटेबल रहते रहते, ठीक है जी। रिसोर्स स्केर्सिटी हो गई है जी कि बहुत कम होता जा रहा है पानी, ठीक है, या सफ़ा या फ्यूल। अब क्या करें जी, क्या करें? वाटर रिसाइकलिंग पे चले जाएं। आप पौधों को पानी, खेतों को पानी वुजू वाला लगाएं ना यार। उनको क्या ज़रूरत है कि आप ताज़ा पानी ज़मीन से निकाल कर प्लांट के अंदर से घुमाना है पानी। आप मस्जिद वाले पानी का रुख वुजू खाने का इधर ही कर दें, प्लांट से गुजर जाएगा, पौधों में भी चला जाएगा। रिसाइकलिंग की तरफ आए, वाटर रिसाइकलिंग करें ताकि जो स्केर्सिटी का रिस्क है उसके अगेंस्ट स्ट्रेटजी बन सके। वो ऊपर बता तो आए हैं अभी, ये मैंने जो मिसाल दी है, ये क्या था? स्केर्सिटी थी। क्या था जी? स्केर्सिटी थी, वाटर स्केर्सिटी थी, ठीक है। तो हमने क्या कहा जी, स्ट्रेटजी को बनाई होगी जिस वजह से देख रहे हैं इंप्रूवमेंट आई है, देख रहे हैं इंप्रूवमेंट आई है। तो इसी की तो स्ट्रेटजी बनाई होगी फिर उसको बाद में। तो बेसिकली क्या है, रिस्क आया होगा इनको वाटर शॉर्टेज का, इन्होंने स्ट्रेटजी बनाई होगी जी रिसाइकलिंग कर लेते हैं, ठीक है। रिसाइकलिंग चीज़ों की भी कर लेते हैं, रिसाइकलिंग अपने पानी की भी कर लेते हैं जहाँ मुमकिन हो, ठीक है। अब उसके बाद फिर तो वो, अब ये सारी कहानी बनी, ठीक है। गवर्नेंस वो स्टार्ट से बात हुई थी, ठीक है। उसका स्ट्रेटजी बनी, फिर उसको जो है वो रिस्क मैनेज किया हमने, और उसके बाद ये क्या कर रहे हैं, ये मैट्रिक्स बना हुआ है, मैट्रिक्स एंड टारगेट्स, ठीक है ना जी। सही है, इस तरह से बात चल रही है। तो ठीक है जी, यूज़ करें अल्टरनेटिव रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल पेपर है आपका तो कोई और चीज़ यूज़ कर लेना यार, ठीक है। या सिक्योर करें लॉन्ग टर्म सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट टू इंश्योर अनइंटरप्टेड ऑपरेशंस। इस तरह की स्ट्रेटजीज बनाए। बिल्कुल सही है जी। वेस्ट कॉस्ट है जी, वेस्ट की कॉस्ट होती है हाई, मतलब वेस्ट आपको छोड़ने की भी कॉस्ट है, आपको भी पड़ती है और वैसे भी माहौल के लिए हार्मफुल है। तो हाई एक्सपेंसेस फॉर डिस्पोजिंग ऑफ हार्मफुल वेस्ट। तो हार्मफुल वेस्ट होती है ना, वो इस तरह से नहीं कि आप बस उठा के बाहर फेंक देंगे, इधर भाई बड़ी पाबंदी है। तो वो ट्रक में डाल के, टैंकर में डाल के, वो दूर दराज किसी इलाके में जाकर डिस्पोज कर, बड़ी कॉस्ट पड़ती है। तो फिर रिस्क है क्या, वेस्ट कॉस्ट। तो सस्टेनेबल रिसोर्सिंग करें ना, बाय करें ऐसा मटेरियल जो नेचर को हार्म ना करे। आप क्यों शापर बना रहे हैं? आप वो बायो डाइवर्सिटी की तरफ जाए ना, आप वो वाला सफ़ा बनाएं जो एक तो रिसाइकल हो जाता है, दूसरा उसके अंदर जो है वो ऐसी भी चीज़ें नहीं है कि अगर डिस्पोज हो तो माहौल को ख़राब करे। शापर जान नहीं चढ़ दे कितने साल। सही है। तो ये जनाब कुछ एनवायरमेंटल रिस्क थे और फिर उनके अगेंस्ट स्ट्रेटजी बनाई। सोशल रिस्क, डेटा प्राइवेसी, साइबर अटैक होता है, कस्टमर का डाटा चोरी हो जाता है, क्या करो भाई, रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल्स लगाओ, इंप्लीमेंट करो। फिर डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसीज बनाओ, स्टाफ अवेयरनेस प्रोग्राम्स कराओ, ठीक है। फायर वैल साइबर सिक्योरिटी आ। फिर लेबर के इश्यूज आ गए, लेबर जा रही है, लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, क्यों? स्ट्राइक्स कर रहे हैं, क्यों? अनफेयर पे दे रहे हैं, जेंडर या रेस डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। ओ तू भी काला मैं भी काला, चल तू आ जा, तू जा, नहीं मुनासिब नहीं है ना, ठीक है। मैं अपने जैसे सारे कालों को रख लूंगा और तुम्हारे जैसे गोरों को कहूँ जाओ, नहीं ना, बराबर होना चाहिए, मेरिट के ऊपर रखे, ठीक है। अनफेयर पेज दे रहे हैं, ठीक है। तो भाई ये क्या है, ये रिस्क है। अब इसको कैसे आप ओवरकम करें, क्या स्ट्रेटजी बनाएं? एनफोर्स करें फेयर पे प्रैक्टिसेस, नॉन डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज बनाएं और इफेक्टिव ग्रीवेंस प्रोसीजर। किसी को नाराजगी है तो वो आए आपसे बात कर ले ताकि उसका मसला हल हो, दिली दिली में ना रखे ग्रीवेंस, ठीक है।
सोशल सेफ्टी रिस्क है, मतलब आपका फिजिकल इंजरी होने का वर्कर को या स्टाफ को या पेशेंट्स को हॉस्पिटल में खतरा है, सेफ्टी रिस्क है। तो क्या करो भाई, स्ट्रॉन्ग हेल्थ एंड सेफ्टी सिस्टम्स लगाओ, रेगुलर ट्रेनिंग्स दो, परचेज करो ऐसा सेफ्टी इक्विपमेंट जो आपको, आपके कस्टमर को या स्टाफ को या एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, बचाए। मॉनिटर करो इंसिडेंट्स को। और गवर्नेंस, बस उसने थोड़ी सी बात ही की हुई आके अपने भी, तो यहाँ पर भी क्या है, पुअर ओवरसाइट, बोर्ड फेलिंग टू मॉनिटर ESG गोल्स, बोर्ड लिफ्ट नहीं करा रहा तो क्या करें, बोर्ड बदलने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लिफ्ट नहीं करा रहे, बोर्ड बदलने, बोर्ड नहीं बदल सकते भाई आप, बोर्ड नहीं बदल सकते। मैनेजमेंट नहीं लाए, कोई ऐसे लोग लाएं जो इन चीज़ों को देख सकें, अपनी पेन लेकर अच्छी गवर्नेंस की तरफ जाएं, ठीक है, इनको कन्विंस करें, नहीं हो रहे तो ऐसे लोग लाएं जो इन चीज़ों को संभालें, ठीक है। तो एस्टैब्लिश बोर्ड लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको उनके अंदर जिम्मेदारी का एहसास पैदा कर सकते हैं, आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते। क्या हुआ, अच्छा, फॉर ESG सेट क्लियर गोल्स, रेगुलरली रिव्यू परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनसे आपको हेल्प मिलेगी टूवर्ड्स आंसरिंग योर क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा आइडिया हुआ ना किस तरह से हम आंसर करेंगे, अभी सवालों को देखेंगे तो आइडिया भी होगा मजीद, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद हायरार्की भी जहन में रखिएगा। हायरार्की, ये अभी मैंने 2-3 दिन पहले FAR को पढ़ाई, उसमें ICAP ने डाला है, लेकिन वो पूरी कहानी है, वो पूरी कहानी है IASB, IFRS फाउंडेशन के अंडर आता है, ठीक है। ये IASB के इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, नया डाला उन्होंने फ्रेमवर्क के अंदर, बहरहाल हमारे लिए रेलेवेंट तो वो नहीं है, थोड़ा सा उसमें से सिर्फ जितना हिस्सा आपके लिए रेलेवेंट है ना, वो इसमें मैट्रिक्स डाला गया है, लेकिन इसको थोड़ा सा जहन में रखना है ताकि कल को काम आ सके, ज़रूरत रहे और वक्त ज़रूरत काम आए। फ्रेमवर्क माशाल्लाह, ये भी अब वो हुआ पड़ा है। ये देखें जी, एक मॉनिटरिंग बोर्ड है, IFRS फाउंडेशन के ट्रस्टीज को वो अपॉइंट करता है, फिर ये लोग IASB को अपॉइंट करते हैं, फिर ISSB को अपॉइंट करते हैं। ISSB क्या है, जिनको पता है उनको पता है जी, तो वो जिन्होंने कोई ना कोई ज़िंदगी में दिया होता है टेस्ट आर्मी का, वो ISSB नहीं है, ये क्या है, इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड बोर्ड, ये उन्होंने अलग बना दिया। तो स्टैंडर्ड्स IFRS जो बनाते हैं वो IASB बनाता है। IFRS फाउंडेशन का एक बच्चा क्या है जो स्टैंडर्ड्स बनाता है, एक बच्चा क्या है जो अब अलग से कर दिया हमने, जो सिर्फ सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स बनाता है, और एक इनके दरमियान उनकी अम्मा बिठा दी जो मशवरा वशरा कर लेती हैं। अब्बा ने कहा भाई तुमने IFRS बनाने हैं, तुमने S1 S2 बनाने, S3 S4 भी आ रहे हैं, ठीक है। S1 हमारे सिलेबस में है, S1 S2 आ चुके हैं, 3 और 4 टनल में है, ठीक है, आ रहे हैं। तो वो कौन बना रहा है, ये बच्चा IFRS फाउंडेशन का, एक बच्चा IFRS बना रहा है जो आप पढ़ रहे हैं, 16-15 जो पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, और एक यह इनके दरमियान मुशीर है, ठीक है। लेकिन ये रेलेवेंट नहीं है आपके लिए, आपके लिए रेलेवेंट सिर्फ क्या है, ये कि ISSB, अब इसको अलग से थोड़ा सा जहन में रखना होगा आपने, ठीक है, ताकि आपके काम आ सके ये। तो आ जाए जी, ऊपर नीचे हो गया सारा कुछ। IFRS फाउंडेशन के 3 बच्चे थे, लेकिन ये एक आपके लिए रेलेवेंट है, ISSB, इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड बोर्ड, जिसने इशू कर दिया हुआ है, इशूड लिखना चाहिए था, बहरहाल इशू कर दिया हुआ है IFRS S1 एंड S2, ठीक है। अब इसके अंडर क्या आता है जी, SASB। अच्छा, ये पहले से थे, ये पहले से थे, सस्टेनेबिलिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ही है जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं जिसने, ठीक है। यानी ISSB ने इसको भी, जैसे लय पालक है, अडॉप्ट कर लिया ना, तो इसको ISSB ने इसको भी अडॉप्ट कर लिया है। फिर CDSB है, क्लाइमेट डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड बोर्ड अलग है, और TCFD है, टास्क फोर्स ऑन क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स, ठीक है। तो ये सिर्फ आपने एक बार पढ़ लेना है, कहीं पे कोई MCQ ये ना आ जाए। असल में तो मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि SASB भी ISSB के अंडर है, बाकी सब चीज़ें इसी के अंडर ही आ रही हैं, ठीक है। तो असल बड़ा कौन है, ISSB, और इसका बड़ा कौन है, IFRS फाउंडेशन। IFRS फाउंडेशन ही है जो दूसरे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड्स भी बनवा रहा है और सस्टेनेबिलिटी के भी। तो वो मैंने इसीलिए आपको जाकर दिखाया FAR के अंदर के ऊपर IFRS फाउंडेशन है,
उसने सस्टेनेबिलिटी के लिए ISS भी बना दिया और उसने IFRS के लिए IAS भी बना दिया और दरम्यान में एक मुशीर बिठा दिया। अब आपके सिलेबस में सिर्फ ये है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, IFRS फाउंडेशन का बच्चा ISSB जो है ये सस्टेनेबिलिटी के स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए बोर्ड बना है, तो इसने एज इट इज अडॉप्ट कर लिया SASB को, ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक जो है वो बने हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद TCFD और CDSB भी इसी के सबऑर्डिनेट है। बस इतना याद रख लेना कि ISSB से ऊपर सिर्फ IFRS फाउंडेशन है, ठीक है। ओके हो गया। अच्छा जी, अब जरा अगर हम आए तो यहां से बात शुरू हुई थी स्टैंडर्ड की, तो ये लिखा हुआ है जी, ऑब्जेक्टिव क्या है स्टैंडर्ड का, सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज डिस्क्लोजर क्या देना है, S1 का ऑब्जेक्टिव क्या है, फॉर डिस्क्लोजर ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये जो मैं आपको जोड़ के दिखा रहा था कि फाइनेंशियल कैसे है, फाइनेंशियल कैसे है, यहाँ पर उसने बोला हुआ है फाइनेंशियल के साथ जोड़ना है, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज टू रिक्वायर एन एंटिटी, ऑब्जेक्टिव है S1 फॉर डिस्क्लोजर ऑफ, ये नाम है बेसिकली, ये क्या है, सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये इसका नाम है, सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल के साथ जोड़ना है, ठीक है ना। जो क्या करता है जी, इज टू रिक्वायर, इसका मकसद है टू डिस्क्लोज करो इंफॉर्मेशन अबाउट सस्टेनेबिलिटी रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज जो कि यूजफुल हैं प्राइमरी यूजर्स ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के इन मेकिंग डिसीजन रिलेटिंग टू, आपको जो रिसोर्सेज दे सकें, ठीक है। अब उसमें क्या है जी, वो कहता है जी, एंटिटी मस्ट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट एनी सस्टेनेबिलिटी रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज दैट कुड रीजनेबली अफेक्ट इट्स फ्यूचर प्रोस्पेक्ट सच एज कैश फ्लो। कैश फ्लो आपने बाय करना है, जैसे भाई ने कहा कॉस्ट नहीं पड़ेगी, अगर आप सोलर पे जाएंगे कैपेक्स नहीं पड़ेगा, बिल्कुल बाय करने की कॉस्ट, बाइंग कॉस्ट, कैपेक्स जिसको कहते हैं। एबिलिटी टू फाइनेंस, मतलब आपको सस्टेनेबिलिटी के डिस्क्लोजर देने से फ़ायदा क्या हुआ, आपको लोन लेने में आसानी हो गई, ठीक है। लोग कहते हैं सस्टेनेबल लोन दे दो। या कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ऐसा भी हो सकता है कि इंटरेस्ट लोन लेने की वजह से इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज, आपने नया लोन लेना है तो इंटरेस्ट, तो ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, रिस्क और अपॉर्चुनिटीज़ हैं दैट कुड रीजनेबली अफेक्ट इट्स फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स सच एज इट्स कैश फ्लो, इट्स एबिलिटी टू गेट लोन, इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया है जी, हमने कहा था जी कि रिस्क है इसलिए सोलर पे शिफ्ट कर जाएं। अब सोलर पे शिफ्ट करेंगे तो सोलर की कॉस्ट क्या है ये पढ़नी है, लेकिन दूसरी तरफ आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल की सेविंग, इस तरह से बात चलनी है, ठीक है जी। रिस्क क्या है कि माहौल ख़राब हो रहा है तो सोलर पे चले जाओ, इसकी कॉस्ट है, फाइनेंशियल के साथ लिंक किया और उससे सेविंग मिलेगी, ये भी फाइनेंशियल के साथ लिंक हो गया, ठीक है। तो वो कह रहा है कि आप क्या करो, एंटिटी मस्ट गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज दैट कुड रीजनेबली अफेक्ट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स सच एज कैश फ्लोज, सच एज फाइनेंसिंग, एबिलिटी टू गेट फाइनेंस, सच एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ओवर शॉर्ट लॉन्ग और मीडियम टर्म, ठीक है। उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव से आगे अब चलाते हैं। फिर स्कोप का पैरा था कि जी इसके अंदर वही बात, IFRS S1 फोकसेस ओनली ऑन रिस्क अपॉर्चुनिटीज दैट कुड मटीरियल, हमने कहा था सिर्फ कौन से डिस्क्लोजर देने हैं जो मटीरियल हों, याद है, ठीक है। उसके बाद कॉन्सेप्चुअल फ्रेम फाउंडेशन तो वही है, रेलेवेंट हो, फेथफुली रिप्रेजेंट करे, ठीक है। फेयर प्रेजेंटेशन कब होगी, जब ऑल दें रिस्क और अपॉर्चुनिटीज, ये नहीं कि अच्छे वाली दे दें और बुरे वाली ना दें, याद है पढ़ाया था, सिर्फ एक बार ओवरव्यू लेके जा रहे हैं ताकि MCQs पे जाएं और फिर मैं आपको ब्रेक दूंगा नमाज की, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सारे फेयर प्रेजेंट कब है, जब सारे रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज आपने बताए सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड, ये नहीं कि जो दिल किया वो बता दिया, जो दिल नहीं किया वो नहीं बताया। फिर मटीरियलिटी बताया था आपको, ओमिटिंग, मिसस्टेटिंग, ऑब्सक्योरिंग जो है वो आपके डिसीजन को बदल दे। रिपोर्टिंग एंटिटी, भाई बड़ी इंपॉर्टेंट बात, सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर जो हैं ये सेम रिपोर्टिंग एंटिटी की हों जैसे कि रिलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। क्या मतलब, अगर आपके पास पहले आ रही हैं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो फिर उसके बाद सेपरेट के सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर होने चाहिए, फिर कंसोलिडेटेड आ रही हैं तो फिर उनके अलग होने चाहिए, समझ आइए बात की।
तो क्या कह रहा है जी, रिपोर्टिंग एंटिटी सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स शैल बी फॉर द सेम रिपोर्टिंग एंटिटी एज द रिलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर बताया था आपको कोई गड़बड़ हो जाए, गलती हो जाए, ठीक है, वो तो बाद में सही करना है। यहाँ पे क्या है, कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन, ये जो मैं आपको कह रहा था, कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन, ये मैं आपको बता रहा था। अच्छा, ऑब्जेक्टिव और स्कोप में फर्क जरा लिख देते हैं हम। ऑब्जेक्टिव क्या है जी, ऑब्जेक्टिव क्या है, वाई रिपोर्ट, क्यों डिस्क्लोजर्स दें, ये बताना होगा आपने, क्यों डिस्क्लोजर दें, ऑब्जेक्टिव में ये बताया हुआ है। और स्कोप में क्या बताया हुआ है जी, व्हाट टू रिपोर्ट। वेरी गुड, क्या बताएं, ये जरा मेरे ध्यान में ऐसे ही आ गया। ऑब्जेक्टिव क्यों बताएं जी, इसलिए बताएं ताकि आपको ये यूजफुल हो उन डिसीजन मेकर्स के लिए जो आपको फंड्स दे सकें, ठीक है। और क्या बताएं, स्कोप ने बताया, क्या बताएं जी, कि जी वो प्रिपेयरिंग और रिपोर्टिंग सस्टेनेबिलिटी रिस्क, वही बात, आईएफआरएस फोकसेस ओनली ऑन मटीरियलिटी, मटीरियल रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज बताएं। तो क्यों बताएं और क्या बताएं, क्यों बताएं जी, ताकि यूजर्स को इन्फॉर्मेशन मिले, वो फंड्स दें आपको और सस्टेनेबिलिटी के बारे में पता लगे उनको। बताएं क्या, मटीरियल सस्टेनेबिलिटी रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज जो है वो बता दो, ठीक है। अच्छा जी, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी वही चल रहा है। फेयर प्रेजेंटेशन कब होगी, मटेरियलिटी आ गई, रिपोर्टिंग एंटिटी आ गई, कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन। भाई ये बात समझ आई है, ये वाली बात फेयर प्रेजेंटेशन में कि सारी बातें बताना, ऑल वाली बात समझ आई है, बोलो। आपने फ्लड के बारे में बता दिया लेकिन एम्प्लॉय डिससेटिस्फेक्शन के बारे में नहीं बताया, ये क्या बात हुई। समुद्र का पानी भी एनवायरमेंट ही, और क्या है। तो बताओ, रिस्क है, अपॉर्चुनिटी क्या है, सोलर वाली कश्ती बना लो, इतना सख्त धूप होती है वहां, मोटर रख लेना है ना, बदल आते तुम दरिया समुद्र ची रह जाओ, ठीक है। तो ऐसे ही है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे मैं क्या कह रहा था जी, आपने बता दिया टोल्ड अबाउट फ्लड और डिडंट टेल अबाउट एम्प्लॉय डिससेटिस्फैक्शन। हाँ जी, सही है, नहीं जी, ऑल अच्छे बुरे फिर सारे बताओ, ठीक है। उसके बाद कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन में ना ये जरा, ये शायद गलती से हो गया, ये एक है और दो है, ऐसे है, ठीक है। एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये इकट्ठा है, ठीक है। आईएफआरएस बड़ा इंपॉर्टेंट है। आईएफआरएस S1 requires to disclose information that enables understanding of connections between sustainability risk, cost of buying, किसको जोड़ने लगे हैं, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज, ये मैं यूं लिख रहा हूं ताकि ये समझ आए, इलेक्ट्रिसिटी सेविंग, ठीक है, दैट अफेक्ट्स द एंटिटीज प्रॉस्पेक्ट्स, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, और डिस्क्लोज करो कोर कंटेंट, यानी कनेक्शन बिटवीन डिस्क्लोजर ऑन गवर्नेंस स्ट्रेटजी। मिसाल के तौर पे अगर फ्लड आ जाता है जैसे, ठीक है, कोई भी मिसाल के तौर पे, और साथ ही रिस्क मैनेजमेंट मैट्रिसेस बताओ एंड सस्टेनेबिलिटी फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, ठीक है। मतलब मैं मिसाल दे रहा हूं कि कॉस्ट ऑफ बाइंग, ठीक है, रिस्क अपॉर्चुनिटी बताइए आपने, कॉस्ट ऑफ बाइंग है और उससे इलेक्ट्रिसिटी सेविंग मिलेगी, ठीक हो गया। इससे क्या होगा जी, हमें फ्यूचर में जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या होगा जी, रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर में क्या लिखेंगे, हमें फ्यूचर के अंदर ये शिफ्टिंग करनी पड़ सकती है टुवर्ड सोलर, और उससे हमें क्या होगा, मैं यूं लिखता हूं, फ्यूचर शिफ्टिंग टू सोलर, ठीक है। और उससे क्या होगा, उससे होगा मिसाल के तौर पे गेन ऑन या कॉस्ट सेविंग, ठीक है ना। असल में ये कहानी चल रही है, ओके, कि आपने क्या बताना है जी, मिसाल के तौर पे CO2 एमिशन ज्यादा है, ठीक है, तो ये क्या है, रिस्क। अब साथ ही आपने क्या बताया जी कि फ्यूचर शिफ्टिंग कर लेंगे हम सोलर पे और उससे कॉस्ट सेविंग होगी। फ्लड आ रहा है जी, फ्लड आ जाता है जी, ठीक है, तो क्या इसमें फ्यूचर शिफ्टिंग है, यहां से निकल जाएंगे और उससे क्या होगा, उससे अगर फ्लड आ गया तो लॉस ऑफ इन्वेंट्री हो सकता है। इस तरह की बातें हैं, ठीक है। कनेक्टेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये रिस्क है, ये अपॉर्चुनिटी है, फाइनेंशियल पे इसका ये असर पड़ेगा। ये रिस्क है, ये अपॉर्चुनिटी है, फाइनेंशियल पे इसका ये असर पड़ेगा। तो सादा सी बात है,
असर पड़ेगा। ओके अच्छा, नॉन फाइनेंशियल भी डाटा देना है, जैसे भी हमने कहा इतने लीटर हमने पानी एक्सट्रैक्ट किया, ये भी बताओ, लेकिन फाइनेंशियल के साथ भी जोड़ो, कितने रुपए या कॉस्ट जो है वो बढ़नी है, कौन सी कॉस्ट बढ़नी है, कौन सी कम होनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी कोर कंसेप्ट क्या है? कोर कंसेप्ट है जी मसलन गवर्नेंस। गवर्नेंस क्या, ये लिख लेना बेशक आराम से, ठीक है, कहानी समरी बन जाए। क्या करना है, फिर स्ट्रेटजी, हाँ कैसे करना है, कैसे करना है, फिर रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट, क्या मसला आ सकता है, क्या मसला मसलन आ सकता है। उसके बाद टारगेट मैट्रिक्स बनाओ। टारगेट मैट्रिक्स बनाओ, क्या सोचा था क्या हुआ, क्या सोचा था क्या हुआ। ठीक है, चले। अच्छा जी, अब इसमें जनाब ये एग्जांपल्स थी, हमने पढ़ ली थी, ठीक है। तो ये गवर्नेंस क्या करना है, स्ट्रेटजी कैसे करना है, फिर रिस्क मैनेजमेंट क्या मसले आ सकते हैं, उसके बाद ये केपीआईज होते हैं बेसिकली, ठीक है ना, केपीआईज की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है। तो ये जनाब हमने कर लिया, उसके बाद हम आ गए अल्लाह अल्लाह करके एमसीक्यूज पे, अगर ये खुल गया तो। पहला एमसीक्यू कर लिया हमने, वाह वाह सुभान अल्लाह। हाँ जी बच्चों, प्यारे बच्चों, आ मीडिया कंपनी, ये मेरे जहन में मीडिया इसलिए आया था, मैं एमसीक्यू पढ़ रहा था ना उस वक्त, इसीलिए मैंने आपको पहले एग्जांपल दी। जब आ मीडिया कंपनी रिव्यूइंग फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क्स इन डिजिटल ऑपरेशंस। हाँ जी, अब रिस्क हो क्या सकते हैं जी, वैसे आप बताएं। कॉपीराइट के रिस्क हो सकते हैं इनको, कॉपीराइट के रिस्क। अच्छा, और जी बिल्कुल, स्टाफ अनट्रेंड है, ठीक है, स्टाफ अनट्रेंड है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ट्रेन करना है उनको। मिसाल के तौर पे एनर्जी, मैंने जो मिसाल दी थी, एनर्जी टिका के यूज़ कर रहे हैं, खुली डुली यूज़ कर रहे हैं। हाँ जी बोले जी, किससे मिलना है जी? अच्छा जी, रुको रुको रुको, पॉज करो। अच्छा जी, एमसीक्यूज हम कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी के। मीडिया कंपनी को रिस्क है डिजिटल ऑपरेशन में, व्हाट शुड IFRS S1 गाइड इट टू डिस्क्लोज। अब जरा पढ़ो इसको, एनर्जी कंजम्पशन इन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ओनली सोशल, क्या कहता है जी IS1 गाइड करे इसको, क्या डिस्क्लोज करो, सिर्फ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम डिस्क्लोज कर दो, नहीं जनरल ESG स्टेटमेंट विदाउट फाइनेंशियल एनालिसिस, अभी पढ़ा के आ रहा हूँ, फाइनेंशियल के साथ जोड़ना जरूरी है। डिस्क्लोज सस्टेनेबिलिटी इफेक्ट सेपरेटली नॉट इन फाइनेंस, ये भी गलत है। तो फिर एनर्जी कंजम्पशन इन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में डिस्क्लोजर दो। अब वो सारी बात करनी है, रिस्क क्या है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी क्या है, और फाइनेंशियल के साथ उसको जोड़ना है, ठीक है। 19, अ फार्मास्यूटिकल कंपनी wants to disclose its efforts to reduce emission in drug manufacturing, चाहते हैं कि ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में एमिशन कम हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, व्हाट डज IFRS 1 रिक्वायर, S1 क्या रिक्वायर करता है इससे, कहता है जी डिस्क्लोज करो मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस विदाउट फाइनेंशियल एनालिसिस, नहीं नहीं, कहता है अवॉइड करो रिपोर्टिंग सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क, अवॉइड करो यार, मत दो रिपोर्ट, अवॉइड रिपोर्टिंग, मत रिपोर्ट करो सस्टेनेबिलिटी रिस्क, मत रिपोर्ट करो, है ना, यही चाहता है S1। ओनली डिस्क्लोज नॉन फाइनेंशियल, पढ़ के आए इसीलिए रिवाइज कर रहे थे ताकि एमसीक्यूज फटाफट हो असर से पहले पहले। रिपोर्ट करो एमिशन रिडक्शन स्ट्रेटजीज विद फाइनेंशियल। जी नेक्स्ट, अ यूनिवर्सिटी वांट्स टू डिस्क्लोज इट्स अप्रोच टू सस्टेनेबिलिटी अंडर, कहता है यूनिवर्सिटी अपनी अप्रोच डिस्क्लोज करना चाह रही है टू सस्टेनेबिलिटी अंडर S1, ठीक है, डिस्क्लोज करना चाह रहे हैं सस्टेनेबिलिटी की अप्रोच, कि हम कैसे सस्टेनेबल रहें। व्हाट शुड इट फोकस ऑन, इग्नोर सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स,
अगर आपने सस्टेनेबिलिटी की अप्रोच डिस्क्लोज करनी है तो इग्नोर कर दो उसको हद हो गई। ओनली रिपोर्ट वॉलंटरी सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट्स, ऐसी बात जो नहीं पढ़ी होगी आपने। अवॉइड ईएसडी डिस्क्लोजर, अवॉइड ईएसडी डिस्क्लोजर, यार हद हो गई। इट्स नॉट अ कॉर्पोरेशन, एनर्जी कंजम्पशन एंड इंपैक्ट ऑन ऑपरेशनल कॉस्ट। बताओ सारे ये आ रहे हैं, पर्चे से भी ये कर देना फिर ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट, अ बेवरेज कंपनी wants to disclose its sustainability efforts in reducing packaging waste. What does IFRS S1 require? वो कहता है कि जी वो सस्टेनेबिलिटी एफर्ट्स अपनी डिस्क्लोज करना चाह रहे हैं ताकि वो पैकेजिंग वेस्ट को डिस्क्लोज करें, जैसे आपको मैंने एग्जांपल दी, ठीक है। तो फिर व्हाट डज S1 रिक्वायर्स? नो रिपोर्टिंग नेसेसरी अनलेस इन्वेस्टर्स रिक्वेस्ट इट। नहीं यार, चलो पहला नहीं निकला, मैं कहता पहला पढ़ ली सीधा हो जाएगा, पर नहीं निकला। ओनली डिस्क्लोज वाटर यूजेज नॉट पैकिंग वेस्ट। नहीं, ये क्या बात। जनरल सस्टेनेबिलिटी कमिटमेंट्स विदाउट फाइनेंशियल डिटेल्स। नहीं, फाइनेंशियल डिटेल्स देनी है, साथ जोड़ना है, उनको लिंक करना है, तो बताया है, ठीक है। रिपोर्ट वेस्ट रिडक्शन स्ट्रेटजीज एंड फाइनेंशियल बेनिफिट, तो कभी कभी डी भी हो जाता है, ध्यान करना। नेक्स्ट 16वां, अ रियल एस्टेट कंपनी, अब दिमाग में वो एग्जांपल चल रही है, ठीक है। रियल एस्टेट कंपनी इज असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन प्रॉपर्टी वैल्यूज। कहता है क्लाइमेट चेंज का प्रॉपर्टी वैल्यूज के ऊपर इम्पैक्ट क्या ये असेस करना चाह रहे हैं। हाउ शुड S1 गाइड दिस डिस्क्लोजर? इसके डिस्क्लोजर को, इस डिस्क्लोजर कैसे गाइड करेंगे? वो कहता है जी पढ़ो जरा, आप बताओ। जी पढ़ के आए हो, चलो हम भजोगे। रिपोर्ट सस्टेनेबिलिटी फैक्टर्स, तो बस फिर हमने वही पढ़ना है, आपके बैठने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आप लोग जा सकते हैं। क्या तबीयत कर रही थी, चलो 5-7 मिनट तबीयत को बहला लो, फिर हमने असर की ब्रेक करनी है जी। बाकी अगर आपको दिल है तो हम फिर उस पर मशवरा करके आपको बता देंगे टाइम, ऐसी खाम खाना बैठे रहो ना, बोर होते रहोगे। ओनली रिपोर्ट सस्टेनेबिलिटी फैक्टर्स ओनली इफ लीगली रिक्वायर्ड। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं की थी S1 ने। ओनली डिस्क्लोज रेंटल प्राइसेज एट एंड शॉर्ट टर्म मैट्रिसेस। ना 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 ना। अवॉइड क्लाइमेट डिस्कशन इन फाइनेंशियल रिपोर्ट। कैसी बातें कर रहे हो? रिपोर्ट करो क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क अफेक्टिंग लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी वैल्यूएशन। ये सही है जी, लेकिन आप लोग अपने अपनी बोलना, ठीक है ना। हमने अगले 7-8 मिनट में फड़काने हैं ये MCQs, ठीक है। जो रह गए नमाज के बाद करने पड़ेंगे, आज तो हम इधर ही हैं ईशा तक, मतलब एक्सपेक्टेड है, बाकी तो। अ टेलीकॉम प्रोवाइडर वांट्स टू डिस्क्लोज इट्स ESG स्ट्रेटजी अंडर S1। इकोनॉमिक सोशल गवर्नेंस स्ट्रेटजी बताना चाह रहे हैं टेलीकॉम वाले। विच एस्पेक्ट इज मोस्ट रेलिवेंट? हाँ जी, कौन सा सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है? क्या करना चाह रहे हैं वो? ESG स्ट्रेटजी पूरी बात ही कर दी, इन्वायरमेंट सोशल गवर्नेंस सारी बात कर रहा है, ठीक है। तो उसके अंदर रिस्क क्या है और अपॉर्चुनिटीज क्या है, ठीक है। तो एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ डाटा सेंटर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल यही सही लग रहा है। आगे चल के ना भी पढ़े तो, लेकिन चलो पढ़ लेते हैं। पर्सनल ओपिनियंस, चलो आगे ना पढ़ो। पर्सनल ओपिनियंस डायरेक्टर्स ओनली कम्युनिटी, वैसे ही फाइनेंशियल नहीं आ रहा। जनरल स्टेटमेंट्स विदाउट फाइनेंशियल एनालिसिस नहीं है जी, तो पहला ही ठीक है। नेक्स्ट, अ क्लोथिंग ब्रांड इज फेसिंग सस्टेनेबिलिटी रिस्क्स ड्यू टू अनएथिकल लेबर प्रैक्टिसेस इन इट्स सप्लाई चेन। सप्लाई चेन किसे कहते हैं? आपने चीज़ खरीदी और वहाँ से आपने मतलब मटेरियल खरीद कर आपने उसको कस्टमर तक पहुँचाया, मटेरियल खरीद कर उसको बनाकर उसको कस्टमर तक पहुँचाया। तो इसके दरमियान जितने लोग, जितनी चीज़ें, जितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो सप्लाई चेन है। सप्लाई चेन को आई थिंक सो वैल्यू चेन कहता है ये स्टैंडर्ड। बहरहाल सप्लाई चेन जो है, सप्लाई चेन क्या है? आपने चीज़ बनानी है तो मटेरियल खरीदा और उसको फिर बनाकर आपने पहुंचाया कस्टमर के पास। और अगर आप ट्रेडिंग बिजनेस तो आपने बनी बनाई चीज़ खरीदी और उसको फिर, तो जितने दरमियान में जो इन्वॉल्व हो रहे हैं लोग, वो क्या है? वो आपकी सप्लाई चेन का पार्ट, ठीक है। तो क्लोथिंग ब्रांड को सस्टेनेबिलिटी रिस्क्स आ गए हैं ड्यू टू अनएथिकल लेबर प्रैक्टिस इन इट्स सप्लाई चेन। आपको पढ़ते हुए बताया था, याद करो जब स्टैंडर्ड पढ़ रहे थे, कि अगर आपका सप्लायर सस्टेनेबल ना रहा तो अल्टीमेटली आप भी सस्टेनेबल नहीं हो। आपको मटेरियल ही नहीं मिलना तो आपने काम कैसे करना है, ठीक है। तो फिर डिस्क्लोज करो जी, व्हाट शुड S1 रिक्वायर? तो कहता है जी रिपोर्ट करो सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव इन अ सेपरेट वॉलंटरी रिपोर्ट। अभी पढ़ के आ रहे हैं, दोबारा रिवाइज किया है कि जी आपने जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उन्हीं के साथ ही इनको भी जोड़ना है।
जहां पर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरल पर्पज हो वहीं पर ही ये डिस्क्लोजर भी होने चाहिए, ठीक है। तो फिर ये तो गलत है। ओनली डिस्क्लोज एनवायरमेंटल फैक्टर नॉट सोशल इश्यूज, ESG तीनों है, ठीक है। अवॉइड रिपोर्टिंग टू मेंटेन ब्रांड इमेज, नहीं ना बताओ, ब्रांड पे अच्छा इमेज नहीं पड़ेगा, लोग कहेंगे यार ये तो सस्टेनेबल ही नहीं रहने वाले, ऐसी बातें नहीं करनी, सब कुछ बताना है खोल खोल के। तो डिस्क्लोजर ऑफ लेबर प्रैक्टिस एंड देयर फाइनेंशियल इम्पैक्ट, यानी हमने वो पहले दिन पढ़ा था कि सप्लायर की सस्टेनेबिलिटी के डिस्क्लोजर हम दे रहे होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी सप्लाई चेन, अगर एक बंदा ही बीच में सप्लाई चेन में से निकल गया, हमें मटीरियल ही ना मिला तो क्या बनाएंगे, मटीरियल तो हम खुद नहीं बनाते, ठीक है। उसके बाद जी, अ होटल चेन इज एनालाइजिंग सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड एनर्जी कंजम्पशन, एनालाइज कर रहे हैं जी कि रिस्क क्या है हमारे एनर्जी कंजम्पशन की वजह से, और हम सस्टेनेबल उस वजह से रह रहे हैं या नहीं रह रहे। हाउ शुड S1 गाइड इट्स रिपोर्टिंग, S1 कहता है जी फोकस करो सिर्फ कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे, छोड़ो बस, हद हो गई यार, कस्टमर नहीं भाई, एनवायरनमेंट भी है, ठीक है, कस्टमर तो सोशल में आ गया, गवर्नेंस भी है, चलो गवर्नेंस की बात नॉर्मली ज़्यादा देखी नहीं, ठीक है। ओनली रिपोर्ट सस्टेनेबिलिटी एक्शंस इफ मिस हैं, इफ मैंडेटेड बाय रेगुलेटर्स, कहता है कि सिर्फ सस्टेनेबिलिटी एक्शन बता दो, वो भी तब जब रेगुलेटर कहे। अजीब बात है। इग्नोर एनर्जी कंजम्पशन एज इट इज नॉट एन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, डिस्क्लोज एनर्जी एफिशिएंसी स्ट्रेटजीज एंड फाइनेंशियल इम्पैक्ट, यानी कि इतना क्लियर आपको लिखा हुआ नजर आता है कि जो आपने स्टैंडर्ड पढ़ा है शक नहीं होता। ऐसे अजीब अजीब ऑप्शंस होते हैं दूसरे कि आपको छोटा सा तो स्टैंडर्ड है, 4 बातें उसके अंदर, ठीक है, वो भी 4 दफा आपने पढ़ ली हैं, ठीक है, छोटा स्टैंडर्ड नहीं है। माइनिंग कंपनी इज रिव्यूइंग इट्स सस्टेनेबिलिटी रिस्क रिलेटेड टू वाटर वेस्टेज, अब व्हाट शुड बी रिपोर्टेड अंडर S1, वाटर कंजम्पशन मैट्रिक्स और रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजीज। मेरे ख्याल में आगे जाने की अब जरूरत नहीं, बड़े हो गए हो आप, पढ़ना है तो अगला पढ़ लो, ठीक है। हाँ जी, अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज असेसिंग द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ कार्बन टैक्सेस, और करो ओमिट, धुएं टैक्स, कार्बन टैक्स लगता है, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं फाइनेंशियल रिस्क। हाउ शुड IFRS S1 गाइड इट्स डिस्क्लोजर, वो कहता है जी कंपनी शुड डिस्क्लोज ओनली वॉलंटरी, ये तो पहला गलत दे दिया, इट शुड रिपोर्ट फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑफ कार्बन टैक्सेस ऑन, ये नहीं लग रहा है, ओनली क्लाइमेट एक्टिविस्ट नीड दिस, नहीं भाई नहीं, नो डिस्क्लोजर इज नीडेड, हद हो गई यार, मेरे ख्याल में B वॉज द करेक्ट ऑप्शन। साथ साथ देखते भी रहो, लेकिन इतना क्लियर है कि देखने की जरूरत भी नहीं पड़ रही, बाकी चवला हुनिया ने एक सही सा ऑप्शन होता है बीच में, ऐसे ही है ना, हद है वैसे, पता नहीं बस आई कैमरा से पकड़ के डाल दिया बस इसको, पता नहीं वो आगे एग्जाम्पल्स हैं, पता ही आपको तो पता ही होगा, एग्जाम्पल कहीं पे होती है, आंसर कहीं पे होता है जी। अच्छा जी, IFRS S1 does not provide a standard for a specific sustainability related risk, what should, अच्छा अगर S1 के अंदर कोई स्पेसिफिक सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क ना हो, बताया गया हो, उसके बारे में जो है वो स्टैंडर्ड नहीं हो किसी स्पेसिफिक, किसी एक इंडस्ट्री के बारे में, तो क्या करना चाहिए जी, आपको भी बताया है। अगर आपके पास S1 S2 अभी आए हैं, 3 4 तो अभी जो है वो इन प्रोसेस हैं, तो इनका एक लेपालक भी है, ISSB का एक लेपालक भी है, गोद लिया हुआ जिसको उसने, वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स बना चुका हुआ ऑलरेडी सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड, तो अगर आपको ना मिले कोई तो आप उस SASB से रब्ता कर सकते हैं। तो इग्नोर कर दें रिस्क नहीं, रेफर कर लें SASB या सिमिलर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को, सही कह रहा है ये। ओनली डिस्क्लोज नहीं, वेट फॉर फ्यूचर, यही ऐसा क्लियर नो होगा, बाकियों पे शक नहीं रहेगा, ठीक है। Which sustainability related risk must entities disclose under S1? Only climate change risk, all ESG factors, even if financially, नहीं, हमने पढ़ा था कि आपने डिस्क्लोजर देना है सिर्फ मटीरियल इंफॉर्मेशन का, ठीक है। तो दोज दैट कुड, हाँ आ गया ना, दोज दैट कुड मटीरियली इंपैक्ट कैश फ्लोज, फाइनेंसिंग, अभी रिवाइज भी किया दोबारा, क्योंकि आप ये भूल गए हुए थे कि आपको जो है वो इफेक्ट बताना है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के अंदर इन चीजों के ऊपर। फिर ओनली सोशल इश्यूज नहीं जी, C इज द करेक्ट ऑप्शन, और मुकने के करीब है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ S1 रिक्वायरिंग डिस्क्लोजर ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क टू प्रोमोट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सही लग रहा है, लेकिन आगे पढ़ो सही जुमला भी आ जाएगा। हालांकि
CSR भी प्रमोट करता है ये, लेकिन CSR पुराना नाम है ना, इसलिए अब देखते हैं अगर कोई रेलेवेंट चीज़ ना मिले तो देखेंगे इसको। टू हेल्प इन्वेस्टर असेस फाइनेंशियल रिस्क लिंक्ड टू, ये सही लग रहा है, इन्वेस्टर जिसने आपको पैसे देने हैं वो जरा फाइनेंशियल रिस्क तो देख ले आपके सस्टेनेबिलिटी फैक्टर से रिलेटेड। एडवोकेट फॉर फाइनेंशियल एक्ट, एनहेंस ब्रांड रेपुट, नहीं यार बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, तो अब क्या टाइम हो गया इधर बताओ, चलो ये वाला सफ़ा कर लें। S1 गाइड कंपनीज इन सेलेक्टिंग सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर मैट्रिक्स। हाउ कंपनीज मस्ट क्रिएट देयर ओन मैट्रिक्स, ओनली इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट शुड बी मेजर्ड। IFRS 1 एनकरेजेस यूज ऑफ एस्टैब्लिश फ्रेमवर्क राइस, तो वो कहता है यार इधर जो पड़ा हुआ है तो उसको यूज कर लो, मैट्रिक्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड, नहीं भाई नहीं, आप एस्टैब्लिश प्रैक्टिसेस को देख लो। ठीक है, तो ये 5-6 रह गए हैं, इसको इंशाल्लाह नमाज के बाद करते हैं। पार्ट 1 कितनी देर का हो गया भाई, जल्दी से बता दो। चलें जी, यहाँ पे पार्ट 1 क्लोज कर दें जी।